हाथ जोड़े बोले को हमरा गरीब सभा छी बहुत मुसीबत से उसको दुबई से बहुत मुसीबत से उसको तुम रहते हैं। हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो लोग नहीं रहना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, मैं टिकट देने के लिए तैयार हूँ। पासपोर्ट देने की जो मेरी मजबूरी है, जो सब लोग हमसे बोल रहे हैं कि आप पासपोर्ट उनको दिलवा दें, पासपोर्ट दिलवा दें। पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, पासपोर्ट कंपनी के पास है, मेरे एजेंसी के पास पासपोर्ट नहीं है। हमको जान से मारने की धमकी जो हमें दे रहे हैं, 1.25 लाख लोगों को मैंने भेजा है। अगर 2 आदमी को शिकायत है तो हमारे पास आए। और मार साहब कई कामों को करके वो मुक्की खा चुके हैं। आप सोच समझ के इन कदमों को उठाइए, सोच समझ के काम कीजिए। वो जहाज बनाने के फैक्ट्री में ये लोग गए थे हेल्पर के काम में। मैंने उनको सैलरी बोला था 1000, ड्यूटी 8 घंटा और 2 घंटा ओवर टाइम कंटिन्यू। कंपनी की तरफ से ये कंडीशन था कि करना पड़ेगा। काम करने के बाद जो है फिर वो लोग काम छोड़ के बैठ गए। कोई उनका अपना आदमी उनको कहने लगा कि तुमको हाजी साहब जो सैलरी बोल के भेजे तुमको क्या पोसाएगा। मैं हाजी नाहिद गनी, आज जितने भी हमारे मीडिया के साथी हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी बात को सीमांचल वासियों के बीच में रखना चाहता हूं। आज जो सोशल मीडिया में जो बात चल रही है, जो खबर चलाया जा रहा है, उस खबर को मैं आप लोगों के माध्यम से सीमांचल वासियों के बीच में बता दूं कि वो खबर बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। क्योंकि 3 लड़के की जो बात है, वो तीनों लड़का मीरगंज का रहने वाला है। मीरगंज ये हमारे बैसा प्रखंड में आता है और रोहटा से बहुत दूर नहीं है, बल्कि ये समझिए खुशहालपुर चौक के बाद मीरगंज ही है और हमारे पंचायत में आता है, रायबेर पंचायत में। वो वहाँ का रहने वाला लड़का है। वो तीनों को मैंने भेजा था यहाँ से जहाज़ बनाने वाली कंपनी में। उस कंपनी में जहाज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो पूरे जहाज़ को तैयार किया जाता है। जो पानी जहाज़ है, पानी जहाज़ को तैयार किया जाता है। वो जहाज़ बनाने के फैक्ट्री में ये लोग गए थे हेल्पर के काम में। मैंने उनको सैलरी बोला था 1000, ड्यूटी 8 घंटा और 2 घंटा ओवर टाइम कंटिन्यू। कंपनी की तरफ से ये कंडीशन था कि करना पड़ेगा। और 4 घंटा ओवर टाइम है वहाँ पर, कंपनी का 4 घंटा भी ओवर टाइम रहता है। तो उन लोगों को कुछ एतराज़ हुआ कि भाई हमको ड्यूटी 4 घंटा ओवर टाइम हम नहीं करेंगे। हम लोग कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, 2 घंटा ओवर टाइम कीजिए। तो उन्होंने फिर 2 घंटा ओवर टाइम के हिसाब से 2 दिन 3 दिन काम किया। काम करने के बाद जो है फिर वो लोग काम छोड़ के बैठ गए। कोई उनका अपना आदमी उनको कहने लगा कि तुमको हाजी साहब जो सैलरी बोल के भेजे तुमको क्या पोसाएगा। तुम लोग एक काम करो, उनसे पासपोर्ट ले लो और पासपोर्ट लेके तुम लोग जो है हमारे पास आ जाओ। तुमको हम जो है मतलब ये कि उससे अच्छी सैलरी में, ज़्यादा सैलरी में तुमको हम काम देंगे, लेकिन तुम पासपोर्ट ले लो। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से सबको बिल्कुल जो सच्ची बात है वो मैं बता दूं कि ये लोग जो गए थे तो इन लोगों ने मुझे 1,10,000 रुपये दिया था। उसमें कोई 2,000 रुपये कम भी दिए थे, कोई 1,08,000 भी दिया था, कोई 1,07,000 भी दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, 1-2 हज़ार रुपये माने ले रखता। उसमें से 65,000 रुपये यानी 2200 दिरहम का जितना इंडियन रुपीज़ में बनता है, कभी 65 होता है, कभी 60 होता है, कभी 57 होता है, कभी 58 होता है। जो भी करेंसी में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, चाहे वो जो भी बन जाए, 65 बने, 57 बने, 58 बने। लेकिन हम लोग का जो मतलब, क्योंकि उसमें जो है मतलब जो हम लोग करेंसी खरीदते हैं, तो करेंसी खरीदने और बेचने और वहाँ पर देने के हिसाब से जो हम लोग का चार्ज आता है लगभग 2200 दिरहम का 60 से 65,000 रुपये आता है। वो पैसे उसी 1,10,000 में, 1,08,000 में, 1,07,000 में मैंने उन लोगों को, यानी जो लड़के जा रहे थे वो तीनों को, मैंने उनको 2200 दिरहम दिया। मतलब 2200 करेंसी वहाँ का दिया जो कंपनी में देने के लिए, जो उनका वीज़ा परमानेंट वहाँ पे होना था। तो इंडियन 65,000 रुपये मैंने उनको वापस कर दिया। 65,000 रुपये वो कंपनी में ले जाके जमा भी कर दिए, वीज़ा के हम लोग काम करेंगे और मतलब ये कि हम लोग का वीज़ा कीजिए। क्योंकि वो लोग जो गए थे तो विजिट में गए थे। अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ये पते की बात है, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब
वीज़ा जो होता है विजिट, वो दो तरह का होता है। एक होता है केवी और एक होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है वो कंपनी का होता है, केवी जो होता है घूमने के लिए होता है। नॉर्मल वीज़ा क्या होता है कि ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, ये कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करना एकदम बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर 30 दिन का वीज़ा है, अगर ये 30 दिन में कन्वर्ट नहीं हुआ या 10 दिन 20 दिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर 6000 दिरहम फाइन आ जाएगा। ये जो दुबई में लोग रहते हैं उनको ये पता है। अब जैसे अगर ये लोग पैसा जमा कर दिए 65,000 वीज़ा को कन्वर्ट कराने के लिए, और जमा करने के बाद ये लोग काम पे भी लग गए, लेकिन 65,000 देने के बाद मेरे पास कितना बचा? 42-43,000। 42-43,000 में मैंने इनको 3 टिकट करके दिया। एक टिकट मैंने करके दिया इनको पटना से हैदराबाद या वाया जहाँ भी था वहाँ से अबू धाबी, 2 टिकट, एक रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट भी देना पड़ता है, जो विजिट वीज़ा में जो लोग भी जाते हैं उनको रिटर्न टिकट देना पड़ता है, ये नियम है गवर्नमेंट का। उनको वो भी टिकट मैंने करके दिया, होटल बुकिंग करके दिया। उसके बाद जो है ओके टू बोर्ड, उसके बाद इंश्योरेंस और मेडिकल जो उन लोगों का हुआ इंडिया में, तो मेडिकल भी मैं अपने पैसे से ही किया, उसी पैसा में। आप ये बताइए कि हमने कोई बहुत ज़्यादा उनसे कोई पैसा लिया या कोई मतलब ये कि जो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम जो है उन लोगों का गलत है। क्योंकि जो पैसा उन्होंने मुझे दिया उस पैसे से 65,000 तो वो ले कंपनी में जमा कर दिया वीज़े के लिए। जो मेरे पास बचा उसी में से सारा कुछ मैंने करके दिया। उसके बाद जब ये लोग पहुँचे, जब उनको वहाँ पे बहकाया तो ये लोग काम छोड़ दिए। फिर हम लोगों ने बात की, कंपनी ने कहा कि भाई आपका आदमी अगर काम नहीं करेगा, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इनको आप लेके चले जाएं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों को एक होटल में हम लोग रखवाए, जो वहाँ पे कई होटल होते हैं दुबई के अंदर। जो होटल जो होता है वो कैसा होता है कि वो जो लड़के जो जाते हैं या कोई मेहमान जाता है या मतलब वो बेड सिस्टम टाइप का होटल होता है, उसी होटल में उन लोगों को ठहराया गया। उस होटल का जो चार्ज था पर डे का 25 दिरहम, यानी 25 दिरहम जो है उनको मतलब ये कि पे करना था। उसमें खाना रहना वो ऐड है। अगर वाईफाई लेंगे उसका अलग से 5 दिरहम देना पड़ता है, जिसमें वो 5 दिरहम में वो लोग 5 दिन या 2 दिन 3 दिन देते हैं वाईफाई के लिए, ये चार्ज रहता। तो जब कंपनी आप छोड़ दिए, जब तक आप कंपनी में रहे तो कंपनी के खर्चे में आप रहे, खाना खाए। जब कंपनी आप छोड़े, कंपनी छोड़ने के बाद जो है मतलब ये कि आप अपने खर्चे में आ गए। अब जो है उनको खाने अपने से खा रहे हैं तो तकलीफ़ हो रही है। लेकिन परसों जो है उन लोगों का क्या हुआ कि वो लोग जो बोले कि हम जो है मतलब ये है कि मैंने दूसरे कंपनी में जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने एग्रीमेंट भी करवाया। एग्रीमेंट करने के बाद वो एग्रीमेंट भी मेरे पास, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूं। वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट बनाया। उसके बाद कल दूसरी कंपनी में लोग जा रहे थे, फिर उसके बाद अचानक वो लोग बोले कि हम लोग अब नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे तो कहाँ जाइएगा? बोले हम लोगों को काम नहीं करना, हम लोगों को पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट देने की जो मेरी मजबूरी है, जो सब लोग हमसे बोल रहे हैं कि आप पासपोर्ट उनको दिलवा दें, पासपोर्ट दिलवा दें, मैं आपको आपके माध्यम से सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, पासपोर्ट कंपनी के पास है, मेरे एजेंसी के पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट कंपनी में जमा है और जो चार्ज जमा किया है, कंपनी का कहना है कि भाई हमारे वीज़े के लिए हमारा आपका एग्रीमेंट है, हम उसका वीज़ा जो है कर रहे हैं, कर दिए, करेंगे। और ठीक है, आपको पासपोर्ट चाहिए, आप हमको लिखत दीजिए कि आप अपनी मर्ज़ी से पासपोर्ट ले रहे हैं। ये लड़के आपके कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, घर जाएंगे, ये आपके जिम्मे में रहेगा, लेकिन हमारे जिम्मे में कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर वो लोग रहना नहीं चाहते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनको उनके गार्जियन को मैं बोला हूँ 1000 का स्टाम्प लेके आए, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। हमारी तो एक भी राय के दाने के बराबर कोई गलती इसमें है नहीं। अब ठीक है, मैंने भेजा है, लेकिन मैं उसका जिम्मेदार हूँ। जब तक आप आ नहीं आते हैं 10 साल, क्योंकि इन लोगों का जो वीज़ा था ये लाइफ टाइम है, जब तक रहेंगे, जब तक इनकी हयात है, तब तक इनका वीज़ा वैलिड रहता। हर 2 साल पर इनको छुट्टी मिलती, ये घर आते फिर जाते। लेकिन उन लोगों का आरोप ये है कि पहले हमें मोजा कंपनी में भेजा गया, उसके बाद फिर वहाँ से शिफ्ट किया गया जहाज़ कंपनी में। नहीं, ये बिल्कुल ये चीज़ आपको जो रिपोर्ट मिली है ये इस तरह से नहीं है। इस तरह से है कि जैसे मेरे ऑफिस में वो लोग आए तो वो लोग बोले कि क्या क्या काम है। जैसे जो लड़के हैं, जैसे उसमें से एक लड़का है शमशाद के भाई को भी मैं पहले भेजा हूँ, वो भी दुबई में ही है। तो ये लोग हमको बोले, हम बोले कि देखिए मूज़ा का भी काम मेरे पास है, ये भी काम है, ये भी काम है, लेकिन मूज़ा में 10 दिन लेट है, क्योंकि फ़्लाइट जो हम अभी जो किए हैं 18 आदमी की, 20 आदमी की, तो ये मूज़ा फैक्ट्री वाला बोला कि हफ्ता दिन के बाद भाई साहब भेजिएगा। तो ये लोग बोले कि काम कीजिए, कोई और दूसरा काम जल्दी में है तो हम लोग को जल्दी भेजना है। हम लोग देखिए मेरे पास जहाज़ फैक्ट्री का भी काम है, मेरे पास ये भी काम है, ये भी काम है। मैंने कई काम उन लोगों को बताया, उसमें से उन लोगों ने पसंद किया वही काम। उन लोगों को ज़बरदस्ती, देखिए विदेश कोई किसी को
नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो लोग जब राज़ी हुए, फिर हमारे पास पैसा जमा किए, फिर उन लोगों की हमने फ़्लाइट की, राज़ी खुशी से वो लोग गए, मैंने उनको ज़बरदस्ती बांध के तो नहीं भेजा है। बाकी रही बात कि इन लोगों के साथ में उसी फैक्ट्री में, इन लोगों के आगे पीछे में तकरीबन 20 से 22 आदमी मेरा उस कंपनी में अभी भी काम कर रहा है, जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी में। जब ये तीनों काम छोड़ा तो जो मिर्चान टोला के जो 4 लड़के थे वो लोग फिर क्या किए, वो लोग भी काम छोड़ दिया इन लोगों के कहने पर। अभी सुबह जो हमने बात की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उसका है, यानी मतलब ये कि उन लोगों को हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बाबू तुम लोग जो है कहीं पे चले जाओ, कोई कंपनी में तुम लोग को शिफ्ट कर दे रहे हैं, जहाँ भी तुम लोग को पसंद होगा तुम लोग चले जाओ। लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। साहब कहा कि जहाँ भी जाएंगे हम साथों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम लोग कोई भी नहीं जाएंगे। मतलब इस तरह का ग्रुप उन लोगों ने बना लिया है। और कोई उनको हेल्डिंग कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि भाई मतलब ये कि आप हमारे पास आ जाओ, अब हमारे पासपोर्ट ले लो, पासपोर्ट ले लो। वो पासपोर्ट इसलिए उनको दिलाना चाह रहा है ताकि हमको वो घेर सके, हमको फंसा सके, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये पासपोर्ट जो मतलब कि कंपनी में जब्त करने का कोई नियम है कंपनी की तरफ से? देखिए, आप दुबई जब विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो ये जो नॉर्मल विजिट है तो कंपनी का विजिट है। अगर मतलब मान लीजिए जिस कंपनी में आप गए, अगर उस कंपनी में आपका वीज़ा परमानेंट नहीं होता है तो कंपनी को दूसरे दिन जैसे ही मतलब ये कि ओवर स्टे होगा, दूसरे दिन 6,000 रुपये फाइन आ जाएगा कंपनी के ऊपर। इसलिए कंपनी अपने जिम्मे में उसका है कि उसको हर हाल में वीज़ा को परमानेंट करके देना है। अगर वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं पासपोर्ट लेके, वो कंपनी का वीज़ा है। अगर खुदा न खास्ता उनका अगर उसमें अगर वीज़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो इस कंपनी को 6,000 का फाइन आ जाएगा। इसलिए कंपनी वाला पासपोर्ट अपने पास रखता है। जब उसको गारंटी मिल जाएगा कि भाई अब ये अपना फ्री हो गया, अब हमारे ऊपर फाइन नहीं आएगा, तो फिर वो क्या करेंगे कि टिकट मंगाएंगे। तो अगर वो लोग नहीं रहना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, मैं टिकट देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। रोहटा से पीछे 3 किलोमीटर गाँव बैसा है, मेरा घर बैसा है, मेरी जन्मभूमि यहीं की है। मैं सऊदी पहले रहा, सऊदी रिटर्न हूँ मैं। तो फिर मैंने फ़िक्र ली कि यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंपनी बनाई, हम मैन पावर कंसल्टेंसी का हमने लाइसेंस लिया। उसके बाद जो है हमने ये काम शुरू की। 2002 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल से नहीं बल्कि पूरे बिहार से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे थ्रू लोग विदेश जाते हैं। मैं सीमांचल में बैठा हूँ सीमांचल के लोगों के लिए। सीमांचल से तकरीबन और अगर दीगर जगहों से, क्योंकि मेरे थ्रू सिर्फ सीमांचल के लोग नहीं जाते हैं, अदर स्टेट अदर ज़िले के भी लोग जाते हैं। लगभग मैं अब तक 1.25 लाख लोगों को 25 साल 26 साल में भेज चुका हूँ। और सीमांचल के लोगों को ज़्यादा भेजा हूँ क्योंकि सीमांचल में जो बदहाली थी इसको दूर करने के लिए हमने बड़ी मेहनत की। हमने सोचा कि हर वो घर से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो बिछड़ी जाति में जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि ये दबे कुचले लोग हैं, इनको रोज़गार नहीं मिलने की वजह से आज यहाँ पे चोरी चमारी और दिगर जो मतलब ये है कि बहुत सारी उरियानियत और बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि लोगों का जीना हराम हो गया था। लेकिन हमने बिजनेस का काम शुरू करके वो एग्रीमेंट किया उन लोगों ने कि हम दूसरी कंपनी में काम करने के लिए तैयार। सादा कागज में साइन करवाया? नहीं, सादा कागज नहीं, वो एग्रीमेंट था कंपनी का। उन्होंने वीडियो कॉल पे कहा कि सादा कागज में साइन वो सादा कागज क्या, जिसमें मतलब एग्रीमेंट जो कंपनी का बनता है, हाँ लिखा हुआ है सब कुछ, मेरे पास है उसका सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है, ये सैलरी है, ये ड्यूटी है, ये हाँ दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो है हमको जान से मारने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी, हमको जो है मतलब ये कि मैंने रोहटा को धुआं करने की धमकी जो हमें दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम समाज के ही हैं, इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज के लोगों को हम रोज़गार दिलाते हैं। हम समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज अगर हमें एक साजिश के तहत हमें अगर टारगेट किया जा रहा है, मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से, आप दोस्तों के माध्यम से, आप मीडिया कर्मी के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं ये सरकार से मांग करता हूं कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं सुरक्षा मुझे चाहिए इसलिए कि मैं इस डरा हुआ हूं कि ये बिला वजह, जिसमें कोई वजह नहीं है। मान लीजिए मुंबई में भी एजेंसियां हैं, दिल्ली में भी एजेंसियां हैं, दिल्ली से भी लोग विदेश भेजते हैं, मुंबई से भी, कलकत्ता से भी, पटना से भी, लेकिन कहीं पर इस तरह से नहीं किया जाता जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ है। और सोशल मीडिया में गलत वीडियो चला के लोगों ने मेरे इज्जत के साथ, मेरे
ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं उन लोगों से जवाब भी चाहता हूं। अगर मैंने 1.25 लाख लोगों को भेजा है, अगर 1-2 आदमी को कोई तकलीफ है या मुझसे कोई अगर उसको अगर परेशानी है या मुझसे अगर कोई उसको अगर एलर्जी है तो मेरे ऑफिस में आए। मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुला हुआ रहता है। आप हमसे आके बात कीजिए। आप अगर आपसे अकेले नहीं होता है, समाज के 2 आदमी को लेके आके बात कीजिए। अगर मेरी गलती है उसकी भरपाई के लिए हम तैयार हैं। अगर आपकी गलती है तो आप अपने गलती को छुपा के आप सोशल मीडिया के जरिए से हमको बदनाम करना चाहते हैं तो ये मत कीजिए, क्योंकि हम तो आपने कहा कि आपको बम से उड़ाने की धमकी मिली है जी, किसके तरफ से धमकी दिया गया? ये मतलब जो 3 जो लड़के गए हैं जी। मिर्गन के, हाँ, उनको तरफ से हमें धमकी मिली है कि हम लोग रोहटा को धुआं कर देंगे। लेकिन वहाँ टोटल 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, 4 लड़के मिर्चान टोला के हैं। धमकी का माध्यम क्या रहा सर? माध्यम यह है कि जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपने इन बच्चों को पासपोर्ट नहीं दिया, आपने इन बच्चों को अगर आज शाम तक का आपको मतलब टाइम हम दे रहे हैं, अगर शाम तक पासपोर्ट उनको नहीं मिला तो हम लोग जो है रोहटा को धुआं कर देंगे। माध्यम क्या है? कॉल के द्वारा आपको धमकी दिया? हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है, हमारे पास मतलब मैसेज भी है, हमारे पास वो सारा मैं चीज़ आप लोगों को दूंगा। वो जो वीडियो कॉल के माध्यम से 3 लड़का है, उन लोगों ने भी आरोप लगाया कि आपने उन लोगों को धमकी दी है। आपने कहा कि मतलब कि देख लेंगे, तुम छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी मास्टर मुजाहिद को भी नहीं। देखिए ये जो है ये तो उनका इल्ज़ाम है, ज़बानी इल्ज़ाम है। अगर हमने ऐसा बोला है तो वो हमें दिखा दे कि हमने बोला होगा, सबूत दिखा दे वो। लेकिन हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम वो लोग एक नहीं बल्कि अब तक 10-20 इल्ज़ाम लगा चुके हैं। आप सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये सोचिए कि जिस कंपनी में मैंने उनको भेजा वही कंपनी मिला, वही सैलरी, वही ड्यूटी, उस पर भी बोल रहे हैं कि हमको मतलब ये कि यहाँ पे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये भी तो इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम लगते रहेंगे, इल्ज़ाम लगना एक अलग बात है, साबित होना एक अलग बात है। दरअसल इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जिस बात का निचोड़ आना चाहिए वो ये है कि विदेश भेजा जो जाता है उसकी नियमावली क्या है, किस नियमावली को आप फॉलो करके विदेश भेजते हैं, और जो लोग जाते हैं उनको किस नियमावली को मानना चाहिए, क्या सारी चीज़ें है जो जिनकी परख होनी चाहिए। देखिए हमारी एक एजेंसी है जो हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनी हुई है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसको आप गूगल पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल लीगल में हम आज 25 साल से काम कर रहे हैं रोहटा में। हमारी यही ऑफिस है। जो 786 वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको 9572273786, ये मेरा शुरू से ये एक ही नंबर है। बाकी और नंबर बड़े हैं लेकिन मेरा नंबर पर्सनल वही नंबर है। उसके अलावा मैं इसी क्षेत्र के लोगों को भेजा हूँ और यहाँ के सारे लोग गवाही देंगे और गवाही देते हैं। जैसे मिसाल मान लीजिए ये मास्टर ये जैसे ये हमारे मज़ाहिर भाई हैं, हाँ, इनका 5 बेटा है, 5 बेटा को मैं विदेश भेजा हूँ। ये मेंबर साहब डोहाबारी के हैं, इनके भी डोहाबारी से काफ़ी लोगों को भेजा हूँ। इनके माध्यम से इनसे भी जाए, पीछे भी कुछ लोग हैं उनसे भी पूछ लीजिए। कितने लोगों को भेजे हैं अब तक जो है लगभग मैं पूरे इंडिया से, सीमांचल से ज़्यादा भेजा हूँ। पूरे इंडिया से लगभग अब तक मैं 1.25 लाख से ऊपर लोगों को मैंने विदेश भेजा है। और भी मेरी ये कोशिश है कि हम लोगों ने जब शुरुआत की तो पहले सिर्फ सऊदी का काम हम लोगों ने शुरू किया। कितना पैसा लेते हैं भेजने के लिए? 1.5 लाख रुपए का इल्जाम लगा है आपके। देखिए विदेश भेजने का जो पैसा होता है तो वो कैसा होता है कि जैसे प्राइवेट और लिमिटेड ये होता है। जैसे आप कफील के पास जाते हैं तो कफील के पास जो जाते हैं तो ये मालिक हुआ, उसको कफील बोलते हैं। उसका खर्चा आपका 40,000, 25,000, 30,000 इतना आता है। और अगर आप ठेकेदार के पास जाते हैं जिसको हम लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, अगर उनके पास जाते हैं तो उनका खर्चा 60 से 65,000 रुपये आता है। अगर आप किसी मुअस्ससा में जाते हैं वहाँ पे उनको मुअस्ससा बोला जाता है, जिसको हम लोग छोटी मोटी कंपनी बोलते हैं जो ठेके पे लेके काम कराते हैं, उसको बोलता है मुअस्ससा। 80 से 85,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन आप अगर किसी लिमिटेड कंपनी में जाते हैं जो फुल लिमिटेड है, उनका जो टैक्स है, उनका जो वीज़े का चार्ज है निकालने का, क्योंकि उनका जो वीज़ा निकलता है तो वीज़े का चार्ज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट को पे हम लोगों को करना पड़ता है क्योंकि कंपनी पे नहीं करती है। जो वीज़े का चार्ज है उनका कहना है कि भाई आप वीज़ा लेंगे तो कंपनी का जो मतलब जो चार्ज है, जो गवर्नमेंट का चार्ज है, कंपनी का कोई चार्ज नहीं, गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो आपको भरना पड़ेगा। वो चार्ज टिकट, इंश्योरेंस, डीडी, मोफा, ओके टू बोर्ड, ये सारा काम एक प्लेटफॉर्म से नहीं होता है बल्कि 12-13 ऑफिस से सारा कुछ मेडिकल होता है, वीज़ा बनता है, टिकट बनता है, इंश्योरेंस होता है, सब अलग अलग ऑफिसों से काम होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता है सीमांचल का अगर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, जो इल्ज़ाम लगाने वाला वो जवाब देगा। लेकिन आप जितने भी लोग विदेश गए सबसे पूछ लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता है या कोई भी एजेंट ये नहीं कह सकता है कि
पैसा जो है सेम या फिक्स कोई लिया जाता है या कोई फिक्स रेट है। आप मुंबई एजेंसी से पता कर लीजिए, दिल्ली एजेंसी से पता कर लीजिए, हर ऑफिस का हर वीजे का अलग अलग रेट होता है। क्यों? 25,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक जाता है। अभी आप अगर न्यूजीलैंड जाएंगे, अगर आप कनाडा जाएंगे, आप पंजाब के लोग जाते हैं, आप पता कर लीजिए 15 से 20 लाख रुपए लोग खर्चा करते हैं, क्योंकि उसका टिकट का जो चार्ज होता है, जीएसटी का चार्ज होता है, उनका जो सारा चार्ज बढ़ा हुआ रहता है, सब अलग अलग होता है। तो कोई भी वीज़ा का चार्ज फिक्स नहीं है कि 1 रुपये का है तो सब 1 रुपया का होगा, नहीं। वो प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद जो है प्राइवेट लिमिटेड से ऊपर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे मतलब मान लीजिए एक लड़का यहाँ से अगर सऊदी अरब में काम करता है तो वो उसका अकामा बनता है, उसका अकामा जो बनता है उस अकामे में गवर्नमेंट को, कंपनी को गवर्नमेंट का फीस जमा करना पड़ता है। एक आदमी का 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 तक, 12,000 रियाल तक। ये 12,000 रियाल का कितना हो गया? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हो गया। ये एक आदमी, आपको मैं जानकारी दे दूं, एक आदमी विदेश में जब काम करता है तो गवर्नमेंट को वहाँ की कंपनी एक आदमी का 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए पे करती है हर साल टैक्स अकामा का। आपके थ्रू तो लोग गए वहाँ पे सर। जी। अभी अगर वो दूसरे कंपनी में जा रहा है, हम जो जिस कंपनी से आप कांटेक्ट करके जी उनको वीजा दिलवा दीजिए सर। हम बिल्कुल उनको दूसरे कंपनी में भेजने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और आपके माध्यम से उन बच्चों से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग दूसरे कंपनी में चले जाइए। क्यों अपने लाइफ को आप खराब करेंगे? देखिए, जितने भी लोग मेरे यहाँ से दुबई जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, मैं किसी को भी टूरिस्ट पे नहीं भेजता हूँ, मतलब टूरिस्ट पे नहीं भेजता हूँ, घूमने फिरने किसी को नहीं भेजता। मैं पहले यहाँ पे काम कन्फर्म कराता हूँ, कंपनी कन्फर्म कराता हूँ, सैलरी कन्फर्म कराता हूँ, ड्यूटी कन्फर्म कराता हूँ, तब विजिट टू एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। जैसे ही उतरता है आदमी एयरपोर्ट में, वहीं से कंपनी उसको रिसीव कर लेता है। अब बताइए, एक लड़का छोटू नाम का मेरे गाँव का है, जो गुड़ीटोला का है, उसको मैं 2 साल पहले भेजा हूँ। 2 साल पहले भेजा, वो लड़का कंपनी में है, वीजे पर है, काम कर रहा है, लेकिन वो भी, उसको भी कोई उत्साह दिया, वो भी इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि हमको 2 साल हो गया, हमको लगता है कि हमको फाइन देके जाना पड़ेगा। हालांकि उसका वीज़ा किया हुआ है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं, आज 2 साल से काम कर रहा है। अच्छा, एक इल्ज़ाम मेरे पर जावेद का लगा। एक जावेद है गेवरामुनी के, जो मुखिया रागिब साहब के परिवार से हैं, उनके परिवार से कम मैं अच्छे खासे लोगों को भेजा हूँ। जावेद यहाँ से गया मुज़ा फैक्ट्री में, मेरे पास उसका वीज़ा है, मेरे पास उसका वहाँ का कार्ड है, अकामा है, सब कुछ है। यहाँ से गया, वो कुछ दिन काम किया, कुछ दिन काम करने के बाद वो काम छोड़ के बोला कि हमको घर जाना है। मतलब तुमको छुट्टी भी कैसे मिलेगी, तुम्हारा वीज़ा हो गया है, अकामा हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो वो नहीं माना, वो भाग गया। भाग के वो न जाने कहाँ रहा, क्या क्या किया। उसके बाद फिर वापस कंपनी में आया कि हमको जो है, हमको घर जाना है। कि ठीक है, तुम वीज़ा कैंसिल करा दो, कैंसिलेशन चार्ज तुमको ये लगेगा। कैंसिलेशन चार्ज भी उसने पे किया हमसे बिना पूछे, हमको पूछा भी नहीं, हमको बोला भी नहीं, और वो आ भी गया इंडिया, आ गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये मामला उठा है, वो भी जो है मतलब ये कि तरह तरह की बातों को सोशल मीडिया पे डाल के तब बदनाम करने की हमें कोशिश करता है। उनका वीज़ा, उनका कार्ड, कैंसिलेशन चार्ज क्या किया, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। चलिए, एक सवाल इधर से ले लीजिए हाजी जी। वीडियो तो कई एक आपके विरोध चल रहा है जी, लेकिन अभी कुछ देर पहले की ये वीडियो है अमूर विधानसभा का है जी। अमूर विधानसभा के चमनटोला धूबिया निवासी हाफिज असलम राही साहब, हाँ ठीक, उनका भी ये कहना है कि उनको 1470 जो है दिरहम करके उनको फंसाया गया था। ठीक। और जब जाने की बात आई तो देखा गया कि माँ से 1000 ये है दिरहम है। तो फिर उसका क्या मामला है? असलम राही साहब जो ये मौलाना हैं, इनकी शादी हुई है शीशाबाड़ी शादी हुई है। वो एक मौलाना है, उनकी बच्ची है, बेटी है। ये क्या किए, मेडिकल करवाए सऊदी के लिए। मेडिकल करने के बाद इंटरव्यू दिए सास्टो कंपनी में, जो पेट्रोल पंप की कंपनी है। इंटरव्यू में उसको सब कुछ बता दिया गया कि ये सैलरी है, ये ड्यूटी है, ये काम है, हाँ, सब कुछ बताने के बाद उसके बाद वो फ्लाइट से मुंबई गया। फ्लाइट से मुंबई जाने के बाद उसकी फ़्लाइट थी और 3 बजे रात में उसकी मतलब फ़्लाइट थी, लेकिन रात में 8 बजे तक वो बोला कि हम जाएंगे। अपनी वाइफ को भी यही बैठा के रखा, सबको यही बैठा के रखा। अचानक
वो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, हमारा बोले दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा बोले दिल उदास हो रहा है, हम अब दिल नहीं कर रहा है कि हम जाएंगे। हम बोले क्यों नहीं जाइएगा, सब कुछ जमा हो गया, अब सब बर्बाद हो जाएगा। अब 24 घंटा भी टाइम मेरे पास नहीं कि आपका टिकट मैं कैंसिल करूँ। उसका टिकट भी कैंसिल नहीं हुआ, उसका वीज़ा भी कैंसिल नहीं हुआ। उनके घर वाले अभी तक वो घर नहीं पहुँचा है, अभी वो दिल्ली में है। हाँ, तो मैंने पता किया कि वो क्यों नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया, वो पहले बिजनौर में रहता था, उसकी जो जगह थी बिजनौर में वो खाली हो गई, वो चले आया बिजनौर। वो बिजनौर में भी काम कर रहा है, मस्जिद में ही इमामत करता है, मदरसे में पढ़ाता है। और वो उनकी वाइफ से शीशाबारी उनकी शादी हुई है, धोबनिया चमनटोला उसका घर है। उनके वाइफ से आप जायज़ा ले सकते हैं और उनका वीज़ा टिकट सब कुछ मैं भेज दूंगा। मेरे आपके ऊपर ये भी आरोप है कि वीज़ा से पहले आप पैसा ले लेते हैं, उसके वीज़ा आने के बाद आपका हवा तेज हो जाता है। देखिए, मेरे पास अगर ऐसा होता तो ये 25 साल 26 साल का जो अरसा गुजरा तो यही साबित करता है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से मैंने काम किया है। तब 25-26 साल से मैं एक जगह में बैठा हुआ हूँ, इसी क्षेत्र के लोगों को भेज के यही बैठा हुआ हूँ। इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए। मान लीजिए कि देखिए, अगर 1.25 लाख लोगों को मैंने भेजा है, अगर 2 आदमी को शिकायत है तो हमारे पास आए। देखिए, असलम साहब की बात, असलम साहब की बात है, उनकी वाइफ आई, उनकी वाइफ हमसे वादा करके गई कि हम आपको समझा रहे हैं। हम बोले समझाइए, अगर नहीं मानेगा फिर हमारे पास आइएगा, उसका कोई ना कोई सवाल है। आपने कहा कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, इमाम पार्टी का नाम भी लिया था आपने, हमसे जो बात की थी। जी जी जी, तो इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मतलब ये है कि हम MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। MIM पार्टी के यूथ के हम जनरल सेक्रेटरी हैं, यूथ के प्रदेश के महासचिव हैं। और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी इसमें कुछ नहीं है, या पार्टी को इसमें मैं लाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग था जो एक पत्रकार मौजूद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं से इस कारण से हमें बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मतलब आज के डेट में मैं जो टारगेट हुआ हूँ, हाँ, तो जो हमारे जो मतलब ये कि एगेंस्ट में जो लोग कर रहे हैं, जो विपक्षी हैं, तो उनके जो दिलो दिमाग में जो है, जो मुझे लगता है कि ये पार्टी बेस पे जो है कुछ हमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। यानी क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे काम का तो दूध का दूध पानी का पानी के भी 25 साल से हम कर रहे हैं, लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया है। ये तो इससे तो कोई इससे बड़ी कोई सबूत तो चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन हमें जो इस तरह टारगेट किया जा रहा है, मान लीजिए कि हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हैं, हाँ, वो एक जिम्मेदार आदमी हैं, ठीक है। मैं उनके खिलाफ या उनके प्रति मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास कोई शिकायत आए या कभी कोई कंप्लेन करे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कम से कम एक बार हमको एक कॉल तो कर सकते हैं कि हाई साहब देखिए फलाने आदमी का कोई मैटर है, थोड़ा देख लीजिएगा। आपने मुझे कोई भी कॉल नहीं किया, हमसे कोई जानकारी नहीं ली, डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पे जो है चले गए और अपने आईडी से आपने कुछ भी मतलब डाल दिया, तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। एक जिम्मेदार आदमी का काम ये नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो मतलब ये कि इस मामले को जो हवा मिला है, तो ये ताकत जो है मैं समझता हूँ कि मास्टर साहब के माध्यम से लोगों को मिला है। और मास्टर साहब इस तरह के काम को, कई कामों को करके वो मुँह खा चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप सोच समझ के इन कदमों को उठाइए, सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि आगे आप कुछ सोच रहे हैं तो उसमें मैं भी हूँ। मैं भी आपका ही लोकसभा का और मतलब ये कि आमूर विधानसभा का ही मैं बेटा हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ।